हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ेंगे, फिर इसके बाद एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। और इस पूरे चैप्टर को हम 4 मेजर टॉपिक्स में कवर करेंगे। वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले हम सीखेंगे किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं। फिर हम देखेंगे जनरल प्रॉपर्टीज, जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उसकी जनरल प्रॉपर्टीज क्या होती है। जैसे आपने सुना होगा कि रेडियस का ट्रेंड, शील्डिंग, डी शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, आयनाइजेशन, एंथैल्पी। तो बाकी सारी चीजें हम जनरल प्रॉपर्टीज में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे कंपाउंड्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन कौन से कंपाउंड्स बनाते हैं, हम उन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर आएगा लास्ट में एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो ठीक है, तो हम पूरे चैप्टर को हम इन 4 मेजर टॉपिक्स में कवर करेंगे। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है पहला टॉपिक, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हम ये देखेंगे किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो हमारा पहला है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसके लिए देखते रहिए आप लोग। पहले लिखेंगे 1s, फिर लिखेंगे 2s, एक बढ़ा के 2p, फिर लिखेंगे 3s, 3p, एक बढ़ा दिया 3d, फिर लिखेंगे 4s, 4p, 4d, 4f, फिर लिखेंगे 5s, 5p, 5d, 5f, फिर लिखेंगे 6s, 6p, 6d, फिर लिखेंगे 7s। अब क्या करना है, आपको एरो इस तरीके से बनाने हैं, जैसे मैं बना रही हूँ आपको वैसे ही एरो बनाने हैं। आप एक बार देख लीजिए इसको। फिर यहाँ से, फिर ये एरो कुछ ऐसे आएगा, फिर ये एरो आएगा कुछ ऐसे। तो क्या करना है, पहले आपको एक सबसेल लेके एक बार 2 बार एरो बनाना है, फिर एक दो सबसेल लिया, एक बार 2 बार एरो, एक बार एरो, दूसरा एरो, फिर 1 2 3 सबसेल लेके 2 बार एरो, फिर इसके बाद 1 2 3 4 सबसेल लेके एरो। तो इसको थोड़ा दिमाग में रखना है किसी भी एलिमेंट की जनरल कॉन्फ़िगरेशन को लिखने के लिए, ठीक है। तो अगर हम इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, इसका अगर हमें जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा तो हम लिखेंगे, पहले इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, तो इसका हमें जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा तो पीछे से देखिएगा, पहले 1s होगा, फिर इसके बाद इस लाइन में आएंगे तो 2s है, फिर इस लाइन से आएंगे तो 2p है, फिर उसके बाद 3s है, फिर उसके बाद 3p है, और फिर इसके बाद 4s है, 4s है, फिर आएगा 3d है, 3d पीछे से देखना है, 3d के बाद 4p, 3d के बाद 4p, 4p के बाद आएगा आपका 5s, 4p के बाद आएगा 5s, 5s के बाद आएगा आपका 4d, आएगा 4d, 4d के बाद आएगा 5p, 4d के बाद आएगा आपका 5p, फिर आएगा 6s, फिर आएगा 6s, 6s के बाद पीछे से देखिए 4f आएगा, फिर आएगा 5d, फिर आएगा 6p, फिर आएगा 7s। ये है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हम किसी भी एलिमेंट का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने जाएंगे तो हमें इसको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या किया है, पहले 1s, फिर 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, फिर 4s, 4p, 4d, 4f, ऐसे करके आपको थोड़ा सा ध्यान में रख के लिखना है। फिर आपको मैंने जिस तरीके से एरो बनाया है उस तरीके से बनाना है। पहले एक सबसेल को लेके 2 बार एरो, फिर 2 सबसेल को लेके 2 बार एरो, फिर 3 सबसेल को लेके 3 बार एरो, फिर 4 सबसेल को लेकर एरो बनाना है। तो ठीक है, फिर इसी के अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पहले पीछे से 1s, फिर इसके बाद 2s, फिर पीछे से 2p, 3s, फिर इसके पीछे से 3p, 4s, फिर 3d, 4p, फिर 5s, फिर 4d, 5p, 6s, फिर 4f, 5d, 6p, 6s, इस तरीके से, फिर 4f, 5d, 6p, 7s, इस तरीके से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एलिमेंट का आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। अभी देखिए इसमें s, p, d, f ये यूज किया गया है, तो आइए देखते हैं ये क्या है। तो s
एस एक सबसेल है, एस सबसेल, ठीक है, एस सबसेल होता है और इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होती है और एक ऑर्बिटल में बेटा 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे? 2। और इसका जो शेप होता है वो होता है स्फेरिकल। फिर आता है पी सबसेल। पी सबसेल, पी सबसेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं। पी सबसेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं बेटा। अगर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं तो 3 ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। 1 2 3 4 5 6। और इनका जो शेप है वो डंबल शेप का होता है। पी ऑर्बिटल का जो शेप है वो डंबल शेप का होता है। फिर आता है आपका डी सबसेल। फिर आता है बेटा आपका डी सबसेल, ठीक है। तो डी सबसेल में जो होते हैं 5 ऑर्बिटल होते हैं और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? 10, ठीक है। तो इसमें 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल। और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें टोटल 10 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। फिर आते हैं एफ सबसेल के बारे में। एफ सबसेल, एफ सबसेल, एफ सबसेल, ये जो डी सबसेल है वो डबल डंबल शेप का होता है। जो डी सबसेल है वो डबल डंबल शेप का होता है। फिर आते हैं एफ सबसेल। एफ सबसेल में 7 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक। एफ सबसेल में 7 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। अब 7 ऑर्बिटल्स है तो सारे ही ऑर्बिटल्स को हम सिंगली फिल करते हैं पहले। तो 1 2 3 4 5 6 7, फिर इसके बाद पेयरिंग करते हैं। इसमें कितने 14 इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे, ठीक है। तो एफ सबसेल में 14 इलेक्ट्रॉन्स भरे जा सकते हैं और जो इसका जो शेप होगा वो होगा टेट्राहेड्रन। तो ये था सेल। एस सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, डी में 10 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन्स भरे जा सकते हैं, ठीक है। अब आइए देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते कैसे हैं किसी भी एलिमेंट का, ठीक। अभी एग्जांपल में सोडियम, सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। जितना ही अगर न्यूट्रल एटम है तो जितना ही एटॉमिक नंबर होगा यानी कि उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, है ना। तो इसका एटॉमिक नंबर 11 है यानी कि सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन को हम भरेंगे कैसे, आइए देखते हैं। तो इलेक्ट्रॉन 11 भरने हैं तो 1s2, 1s2 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, 2s2 फिर से 2 हो गए। फिर आएंगे लिखेंगे हम लोग 2p6, अभी कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 10। फिर आएगा 3s1। हम यहाँ 2 नहीं लिखेंगे 1, क्योंकि 6 2 8 2 10 1 11 है। सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन है, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अगर हम कार्बन की बात करें, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे लिखेंगे? 1s2, 2s2, 4 और 2p, 4 तो ये हो गया और p में कितने बचे? 4, 2p4। ये है कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। फिर बात करते हैं हम स्कैंडियम। हम स्कैंडियम की बात करें अगर, स्कैंडियम की बात करें, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 होता है, ठीक है। अब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे? तो हमें 21 इलेक्ट्रॉन्स इसमें भरने हैं, ठीक है। तो 1s2 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, 2s2 4, 2p6 10, 3s2, फिर आएगा 3p6, फिर 4s2, कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 6, 4 10, 2 12, 6 18, 2 20, यानी कि 4s2 के बाद आएगा 3d1।
इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 21। ठीक है, तो हम इस तरीके से किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं इस जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो करके। ठीक है, अब देखते हैं। अभी ये देखिए, पहले 1s में इलेक्ट्रॉन भर रहे थे, फिर 2s में भर रहे थे, फिर 2p, फिर 3s, 3p, फिर 4s पहले भर रहे हैं, फिर 3d। अब ये क्या बात है? 3d तो पहले भराना चाहिए, 4s उसके बाद में भरना चाहिए। तो हम 4s में पहले क्यों इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं, 3d में हम पहले इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं भर रहे हैं? ठीक है, तो इसके लिए अबाउ प्रिंसिपल लाया। अबाउ जी ने बताया कि अबाउ प्रिंसिपल बोलता है कि सबसेल जिसका n+l वैल्यू कम होगा उसमें इलेक्ट्रॉन पहले इंटर करेंगे। तो आइए ये देखते हैं, n+l रूल अबाउ प्रिंसिपल ने बताया, तो ये क्या होता है? n+l रूल। ठीक है, तो किसमें पहले भरा जाना था, किसमें डाउट था? डाउट था ये कि पहले 4s क्यों भरा गया, 3d क्यों नहीं भरा गया? पहले 4s भरा गया, 3d क्यों नहीं भरा गया, ये है डाउट। ठीक है, तो n+l रूल क्या कहता है? n क्या होगा यहाँ पे? n है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, और l है एजीमूथल क्वांटम नंबर। ठीक है, अब देखिए, जो l की वैल्यू होती है वो S P D F। S के लिए 0 होगी, P के लिए 1 होगी, D के लिए 2 होगी, F के लिए 3 होगी। ये S की वैल्यू होती है, S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए 3। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए 4s में n+l रूल लगाएंगे, 4s में n+l रूल लगाएंगे, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n क्या है? 4। ठीक है, और s की वैल्यू, s के लिए l की वैल्यू 0 है, यानी n+l की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, 3d में अगर n+l रूल लगाएंगे तो, अगर 3d में अगर हम n+l रूल लगाएंगे तो n क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो कि 3 है, और d की वैल्यू क्या है? d के लिए l की वैल्यू 2 है, यानी n+l की वैल्यू 5 आ गई। तो n+l की वैल्यू कम आई है, 4 आई है, और इसमें 5 आई है, इसलिए पहले इलेक्ट्रॉन 4s में भरे जाएंगे, फिर इसके बाद 3d में। ठीक, तो अबाउ प्रिंसिपल क्या बोलता है? अबाउ प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू अबाउस प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉन फर्स्ट इंटर इन द सबसेल having value of n+l is lower, मतलब लोअर। अबाउ प्रिंसिपल बोलता है कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं सबसेल में पहले इंटर करता है जिसका n+l वैल्यू कम होता है। ठीक है, इसीलिए पहले 4s में इंटर किया, फिर 3d में। अभी देखते हैं, फिर देखिए 4f पहले आ गया, फिर इसके बाद है 4s और 3d, ये तो हो गया। अब पीरियोडिक टेबल हम देखते हैं, पोजीशन
इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में डी ब्लॉक एलिमेंट्स को कहाँ रखा गया, क्या पोजीशन है पीरियोडिक टेबल में, डी ब्लॉक एलिमेंट्स का क्या एड्रेस है, इसका मतलब उसका क्या ग्रुप नंबर है, उसका क्या पीरियड नंबर है। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल में देखिए टोटल 18 ग्रुप्स होते हैं, ठीक, और 7 पीरियड्स होते हैं। कितने पीरियड्स होते हैं बेटा, 7। 1 और ये वाला 2, 3, 4, 5, 6, 7। कितने पीरियड हुए पीरियोडिक टेबल में, 7 पीरियड है और 18 ग्रुप है। ये जो दो, ये एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, ठीक, ये हैं पी ब्लॉक के एलिमेंट्स, ये एलिमेंट्स पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट्स एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, और ये जो बीच वाले हैं, ये जो बीच वाले हैं वो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। ये जो बीच वाले हैं 3, ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 तक, वो है हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स। ठीक है बेटा, और ये जो नीचे नीचे के जो है ये दोनों, ये है एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये है एस ब्लॉक, ये है एलिमेंट्स पी ब्लॉक के, बीच में आता है एस और पी ब्लॉक के बीच में आता है डी ब्लॉक का एलिमेंट्स, फिर ये है एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स। ठीक है, अब एफ ब्लॉक के एलिमेंट में पहली वाली सीरीज को बोलते हैं लैंथेनॉइड, पहले वाले सीरीज को बोलते हैं लैंथेनॉइड्स, और दूसरी वाली सीरीज को बोलते हैं एक्टिनोइड्स, एक्टिनोइड्स। ठीक है, अब ये बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स को बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और एफ ब्लॉक को बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनर ट्रांजिशन, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और डी ब्लॉक को बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक, तो अभी तक हमने क्या देखा है, ये जो दो ग्रुप है वो एस ब्लॉक में ब्लॉक के एलिमेंट्स है, ये ग्रुप पी ब्लॉक के एलिमेंट्स है, ये जो बीच का है वो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है, ये एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स है। इसे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं, के एलिमेंट्स को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, अभी हम बात कर रहे थे पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल, मतलब किसी एलिमेंट्स का पीरियोडिक टेबल में क्या पोजीशन है, क्या पता है, क्या एड्रेस है। तो अगर हम आपसे पूछ ले वेनेडियम, वेनेडियम किस ग्रुप का मेंबर है और किस पीरियड का मेंबर है ना, तो आप देखकर बता पाओगे कि वेनेडियम पीरियड 4 का और ग्रुप 5 का है, तो इसका पोजीशन पता चल गया, इसका घर पता चल गया है पीरियोडिक टेबल में क्या है। अगर हम ये पूछे आपसे रीनियम, रीनियम का पोजीशन क्या है, ट्रांजिशन मेटल है, तो आप बोलेंगे वो 6 पीरियड का है और 7 ग्रुप का है। ठीक है, लेकिन अगर हम आपसे पूछे नियोडीमियम, नियोडीमियम का पोजीशन बताइए, ये किस ग्रुप का है, ये किस पीरियड का है, ये तो पूरे पीरियोडिक टेबल में ही बाहर है ना, एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स पूरे पीरियोडिक टेबल में ही बाहर है। तो अब आप ये बताइए हमको लुटीडियम का ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर क्या है, तो ये जो दोनों है वो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये यहाँ पे दिखाया गया है, बस इसको बाहर निकाल के रखा गया है, मतलब ये जो पूरे ही एलिमेंट्स है वो ग्रुप 3 के हैं, और ये जो एक्टिनाइड्स है वो भी ग्रुप 3 का है। ठीक है, और पीरियड 6 और पीरियड 7, तो अगर हम आपसे पूछे नियोडीमियम का एड्रेस बताइए, तो आप बोलेंगे वो ग्रुप 3 का मेंबर है, पीरियड 6 का मेंबर है। अगर हम आपसे पूछे लॉरेंसियम का पोजीशन बताइए, तो आप बोलेंगे वो ग्रुप 3 का मेंबर है और पीरियड 7 का मेंबर है। ठीक है, तो ये था पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल, किसी भी एलिमेंट्स का पीरियोडिक टेबल में आप पोजीशन किस तरीके से बताते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। आइए हम किन एलिमेंट्स को डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहेंगे,
तो वो एलिमेंट जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर करे डी सब सेल में उसे बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। जैसे जैसे देखिए, ये स्कैंडियम है, स्कैंडियम डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, वो जिसका एटॉमिक नंबर 21 है। उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन देखिए डी सब सेल में है, उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब सेल में है, इसका मतलब ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स है। वही सोडियम, सोडियम क्या है, एस ब्लॉक का एलिमेंट है और उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सब सेल में गया है, इसलिए यह एस ब्लॉक का एलिमेंट्स है। कार्बन पी ब्लॉक का एलिमेंट्स है, उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सब सेल में गया है, इसीलिए वो पी ब्लॉक एलिमेंट्स है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं बेटा, डी ब्लॉक एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर करते हैं डी सब सेल में। ठीक है, तो लिखते हैं कुछ पॉइंट्स डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। पहला पॉइंट है द एलिमेंट्स in which in which last electron enter in the d सबसेल। ठीक है, लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में इंटर करता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। तो इसमें होगा n-1 डी 1 to 10 ns 0 to 1 यानी 0 to 2, यानी ये है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब उसका पोजीशन बता दीजिए। तो कहाँ होते हैं, एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच में डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। तो दीज मतलब डी ब्लॉक, दीज एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, यानी एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच में डी ब्लॉक एलिमेंट्स पाए जाते हैं। और इसका ग्रुप नंबर क्या होता है, ग्रुप नंबर जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, ग्रुप नंबर तो जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनका ग्रुप 3 से ग्रुप 12 तक होते हैं। ठीक है, तो ग्रुप 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टोटल 10 ग्रुप्स होते हैं डी ब्लॉक का। तो टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स का टोटल कितना ग्रुप हुआ, 10। ठीक है, कितने हुए, 10। और जो डी ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं दे आर जनरली मेटल्स, दे आर जनरली मेटल, मेटल्स। ठीक है, अभी आप एटम का स्ट्रक्चर देखे होंगे। ठीक है, आप एटम का स्ट्रक्चर देखे, एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़े होंगे। तो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन
सेल में घूमते हैं, ठीक है। तो लेट अस सपोज ये लास्ट सेल वैलेंस सेल है, तो एन को बोलते हैं वैलेंस सेल, वैलेंस सेल। अब इससे एक कम है, यानी कि ये n-1 हुआ, ये जो सेकेंड वाला है इसको बोलते हैं पेनल्टीमेंट सेल, पेनल्टीमेंट सेल। और ये जो इसके नीचे n-2 हुआ, इस सेल को बोलेंगे एंटी पेनल्टीमेंट सेल, एंटी पेनल्टीमेंट सेल, ठीक है। तो वैलेंस सेल, मान लीजिए 3 सेल है तो तीसरे वाले को बोलेंगे लास्ट सेल को वैलेंस सेल, उससे एक कम दूसरे वाले सेल को बोलेंगे पेनल्टीमेंट सेल, उससे 2 कम यानी कि पहले वाले सेल को हम बोलेंगे एंटी पेनल्टीमेंट सेल, ठीक है। अब आइए देखते हैं डी ब्लॉक, डी सबसेल। डी जो डी सबसेल है, ठीक है, डी ऑर्बिटल्स होते हैं उसमें, उसका स्ट्रक्चर हम कैसे बनाते हैं। तो डी सबसेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं बेटा? 5। डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 2 3 4 5। कौन कौन से? ये हो गया बेटा डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब इनका स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो कितने ऑर्बिटल्स है? 5, 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल्स है, ठीक है। अब इनके लोब्स के बारे में बात करेंगे तो जो डी एक्स वाई के लोब्स हैं, पहले तो डी ऑर्बिटल्स हमने बताया था डबल नंबर शेप है, और ये एक्स और वाई के एक्सिस के बीच में लोब्स होते हैं डी एक्स वाई का, और ये है डी एक्स वाई। अगर हम डी वाई जेड की बात करें तो वाई डबल डबल शेप होगा, वाई और जेड के बीच में इनके लोब्स होंगे। फिर बात करते हैं डी एक्स जेड, डी एक्स जेड यानी एक्स और जेड एक्सिस के बीच में इनके लोब्स होंगे, ठीक है। अब हम बात करें डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यानी इनके लोब जो होते हैं वो एक्सिस पे होते हैं। और फिर बात करते हैं डी जेड स्क्वायर की, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। डी जेड स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो ये है डी ऑर्बिटल्स का स्ट्रक्चर, ये है जो लोब्स है वो आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिखा रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिखा रहा है। और इसका ये मतलब है डी एक्स वाई ऑर्बिटल का कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, मतलब ये जो लोब्स होते हैं वो एक्स और वाई के बीच में होते हैं, एक्स वाई एक्सिस के बीच में होते हैं, मतलब जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो इन बिटवीन दी एक्सिस होती है। सिमिलरली डी वाई जेड की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो वाई और जेड एक्सिस के बीच में है, ठीक है। और डी एक्स जेड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है उसमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो एक्स और जेड एक्सिस के बीच में है। वहीं अगर हम डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की बात करें तो वो डी ऑर्बिटल जिनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सिस पे होती है एक्स के और वाई के, उनको डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बोलते हैं। और डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल वो ऑर्बिटल है जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जेड एक्सिस पर होती है। तो ये इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सिस पे है इसलिए बोलते हैं इसे एक्सियल डी ऑर्बिटल्स। और ये एक्सिस पे नहीं है इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सिस के बीच में है, इसलिए हम बोलते हैं इसको नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल्स, नॉन
एक्सियल डी ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो ये क्या था, ये डी ऑर्बिटल्स का स्ट्रक्चर था। उसमें दो होते हैं, एक नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल्स, एक होता है एक्सियल डी ऑर्बिटल्स। नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल्स में क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो एक्सिस पे ना होकर एक्सिस के बीच में होती है, और एक्सियल डी ऑर्बिटल्स का मतलब जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो एक्सिस पर होती है। ठीक है, अब बात करते हैं, आइए कुछ क्वेश्चंस की। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। टाइटेनियम, टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर 22 है। एटॉमिक नंबर 22 यानी कि उसमें 22 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक, तो हम लिखेंगे 1s, जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले सिखाया था बस उसी के अकॉर्डिंग लिखना है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d2। कितने हुए, 6 4 10, 2 12, 6 18, 2 20, 2 22, यानी कि 22 इलेक्ट्रॉन्स हमने भर दिए हैं इलेक्ट्रॉनिक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग। तो ये है टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब बात करते हैं क्रोमियम। अभी एक बात जान लेते हैं बेटा, जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं और जो फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं वो इनकम्प्लीट ऑर्बिटल के कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास जो डी ऑर्बिटल है, ठीक है, कोई डी ऑर्बिटल है, 1 2 3 4 5, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं डी के, अगर वो हाफ फिल्ड है तो वो ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू इनकम्प्लीट फिल्ड डी ऑर्बिटल 1 2 3 4 5। लेट इज सपोज ये इनकम्प्लीट फिल्ड है, तो इसके कंपैरिजन में ये वाला कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल होता है। अगर इसी तरीके से अगर हम बात करें फुल फिल्ड डी ऑर्बिटल, तो फुल फिल्ड डी ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू इनकम्प्लीट फिल्ड डी ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो ये भी ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू इनकम्प्लीट फिल्ड डी ऑर्बिटल्स 1 2 3 4 5। लेटर सपोज ये इनकम्प्लीट फिल्ड है, तो इससे ज्यादा स्टेबल फुलफिल्ड। अगर हम फुलफिल्ड और हाफ फिल्ड में कंपैरिजन करें तो फुलफिल्ड ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू हाफ फिल्ड। अगर हम फुलफिल्ड और हाफ फिल्ड में बात करें तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू दिस हाफ फिल्ड। 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5। इसका मतलब है अगर कोई सेल है उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुल फिल्ड है तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल है, फिर हाफ फिल्ड है, फिर इसके बाद इनकम्प्लीट फिल्ड। ठीक, तो अगर हम दूसरा क्रोमियम की बात करें, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24। अगर हम उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4। आप लिखेंगे ये जनरल ट्रेंड को फॉलो करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम का। ठीक है, बट ये गलत हो जाएगा। हम ये नहीं कह रहे हैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉलो नहीं होगा, वो तो फॉलो ही होगा। बस आपको यहाँ पे यही बात ध्यान देनी है कि अगर हाफ फिल्ड हो जाए तो वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो क्या करेगा, ये जो D4 है ना, और इसमें अगर D5 हो जाएगा तो वो हाफ फिल्ड हो जाएगा, स्टेबल होगा, इसलिए वो s के इलेक्ट्रॉन्स अपने में ले लेता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, इसको बोलते हैं बेटा एक्सेप्शन, 3s2, 3p6 और 4s1, 3d5। अब ये 5 हो गया यानी कि हाफ फिल्ड हो गया, ज्यादा स्टेबल है। तो ये है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आपको सब कुछ पहले की तरह लिखना है, बस इतना सा ध्यान देना है, अगर D4 है तो उसमें से s इलेक्ट्रॉन ले लेगा और D5 हो जाएगा। अगर D9 है तो वो एक इलेक्ट्रॉन लेके D10 हो जाएगा। बस यही आपको ध्यान रखना है, बाकी सब कुछ सेम होगा। ठीक है, अगर वही हम जैसे चौथा कॉपर की बात करें, बस दो ही केस ऐसा है आपको बहुत ध्यान रखना है। कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 होगा, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2,
2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d9। अब देखिए बेटा, आप 3d9 लिख दोगे, यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर कंप्लीटली फिल्ड होता तो वो ज्यादा स्टेबल होता, तो वो क्या करेगा, s के इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा। ये दो आपको ध्यान रखना है, बाकी सब जैसे जनरल फॉलो होगा वैसे ही होगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1 और 3d10। अब ये 10 हो गया कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल, यानी कि ये ज्यादा स्टेबल हो गया। ठीक है, अब पांचवा है Mn2+, Mn2+। ठीक है बेटा, तो पहले Mn2+ का मतलब आप क्या समझते हैं? Mn2+ का मतलब होता है मैग्नीशियम में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। ठीक है, मैग्नीशियम में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो अगर मैग्नीशियम का लिखना होता तो आप कैसे लिखते? Mn, जिसका एटॉमिक नंबर 25 होता है, तो 1s2 लिखते, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d5। आप ऐसे लिखते है ना बेटा, आप ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैग्नीशियम का लिखते हैं, मैग्नीज का। लेकिन क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन निकलना है, और 2 इलेक्ट्रॉन किस में से निकलता है? वैलेंस सेल में, एटम के लास्ट सेल में, यानी कि इस सेल से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाएगा, तो बन जाएगा Mn2+। Mn2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, एन बचेगा 3d5, और ये 4s में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, वो इलेक्ट्रॉन निकल गया है। तो निकालना आपको लास्ट सेल से ही है। ठीक है, इसका बाद ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में आते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब देखते हैं ट्रांजिशन मेटल्स किसे कहते हैं और नॉन ट्रांजिशन मेटल्स या एलिमेंट्स किसे कहते हैं। ठीक है, तो ट्रांजिशन मेटल्स वो मेटल्स होते हैं जिसमें डी ऑर्बिटल्स इनकम्प्लीटली फील्ड होते हैं। मतलब ट्रांजिशन मेटल्स में क्या होते हैं, डी ऑर्बिटल्स ऑर्बिटल्स इनकम्प्लीटली फील्ड होते हैं, इनकम्प्लीटली कंप्लीटली फील्ड होते हैं, फील्ड इन इट्स ग्राउंड स्टेट, इन इट्स ग्राउंड स्टेट, इन इट्स ग्राउंड स्टेट, और एनी अदर ऑक्सीडेशन स्टेट, अदर ऑक्सीडेशन स्टेट। इसका मतलब कि ट्रांजिशन मेटल्स वो मेटल्स होते हैं या वो एलिमेंट्स होते हैं जिसमें डी ऑर्बिटल्स पूरी तरीके से भरा ना हो, इनकम्प्लीटली फील्ड हो, या तो ग्राउंड स्टेट में या किसी न किसी ऑक्सीडेशन स्टेट में, तभी हम बोलते हैं उसे ट्रांजिशन मेटल्स। फॉर एग्जाम्पल आपका था, एग्जाम्पल में अगर हम बात करें, एग्जाम्पल में आप ले लीजिए स्कैंडियम ही। ठीक है, आप वेनेडियम ले लीजिए, वेनेडियम का अभी तक नहीं हुआ है ना। वेनेडियम का एटॉमिक नंबर 23, यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 3d3। तो ये डी पूरी तरीके से भरा नहीं है, इनकम्प्लीटली फिल्ड है, इसलिए यह ट्रांजिशन मेटल्स है। ठीक है, अभी हम बात करते हैं नॉन ट्रांजिशन मेटल्स। नॉन ट्रांजिशन मेटल्स का मतलब है वो एलिमेंट्स जिसमें डी ऑर्बिटल्स कंप्लीटली फिल्ड हो, या तो उसकी ग्राउंड स्टेट में या किसी ऑक्सीडेशन स्टेट में वो कंप्लीटली फिल्ड हो। यानी नॉन ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं डी ऑर्बिटल्स आर completely filled, completely filled, completely completely filled
in its ground state, in its ground state, or any other ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, और एनी अदर ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। इसका एग्जांपल देखिए, जिंक, जिंक का एटॉमिक नंबर 30, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, ठीक है बेटा। तो इसमें 3d10 डी ऑर्बिटल्स कंप्लीटली फिल्ड है, इसलिए यह नॉन ट्रांजिशन मेटल्स है। ये इलेक्ट्रॉनिक, ये ग्राउंड स्टेट में कंप्लीटली फिल्ड है। अगर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे, जिंक 2+ शो करता है, तो ठीक है, तो वो यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, ना कि यहां से। तो इसका मतलब वो यहां से डी इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन्स निकालेगा, तब भी डी ऑर्बिटल्स कंप्लीटली फिल्ड होंगे, इसलिए ये होगा नॉन ट्रांजिशन मेटल्स, ठीक है। अब अगर आप बोलेंगे कि Zn3+ क्यों नहीं, ये तो हो सकता है ट्रांजिशन मेटल्स, क्योंकि 2 यहां से निकालेगा, एक यहां से निकाल देगा, D9 हो जाएगा इनकम्प्लीटली फिल्ड। लेकिन Zn3+ एग्जिस्ट ही नहीं करता, Zn2+ ही एग्जिस्ट करता है, ठीक है बेटा। अब बात करते हैं, क्लासिफिकेशन हो गया। अब कुछ क्वेश्चंस है आपके लिए, आप इसको कर लीजिएगा। पहला है, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ, इन तीनों एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खुद से ट्राई करिएगा। फिर इसके बाद राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नॉन ट्रांजिशन मेटल्स। तो नॉन ट्रांजिशन मेटल्स की बात करें तो ये था, देखिए, ये जो जिंक, ये सारे, ये जो इस ग्रुप के हैं, ग्रुप 12 के जो मेंबर्स हैं, उनमें डी ऑर्बिटल्स कंप्लीटली फिल्ड होते हैं, खुद के ग्राउंड स्टेट में भी और ऑक्सीडेशन स्टेट में भी, इसीलिए इसे बोलते हैं नॉन ट्रांजिशन, इसी को बोलते हैं नॉन ट्रांजिशन मेटल्स, नॉन ट्रांजिशन मेटल्स। बाकी जो है वो सब ट्रांजिशन मेटल्स हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नॉन ट्रांजिशन मेटल्स। तो नॉन ट्रांजिशन मेटल्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखना है और बताना है कि क्यों वो नॉन ट्रांजिशन मेटल्स बोले गए हैं, ठीक है। इसको नॉन ट्रांजिशन मेटल बोलिए या स्यूडो ट्रांजिशन मेटल, मतलब स्यूडो मतलब झूठा, वो ट्रांजिशन मेटल नहीं है। तीसरा क्वेश्चन है, कॉपर हैज कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स, स्टिल इट इज कंसीडर्ड एज ट्रांजिशन मेटल बाय। कॉपर में कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल होता है, फिर भी हम उसे ट्रांजिशन मेटल क्यों कहते हैं, इसका